स्टूडेंट वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने थर्मोडायनामिक्स का 7th लेक्चर लेके आया हूँ, 7th वीडियो। यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमने अभी तक दो लॉस पढ़ा थर्मोडायनामिक्स का। एक जीरोथ लॉ था जहाँ पे अगर वहाँ ऐसा मेंशन था कि अगर दो सिस्टम है किसी थर्ड के साथ वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों सिस्टम आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद करिए क्या था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो किसी सिस्टम को दी जाती है उसमें से पार्ट ऑफ द हीट जो यूज होता है वो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का चेंज करने के लिए यूज होता है एंड द रिमेनिंग पार्ट जो होता है वर्क डन करने के लिए होता है यूज। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। अब आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली उसकी जरूरत पड़ी बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कुछ कमी रह गई थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या कमी रह गई थी और उस कमी की वजह से क्यों सेकेंड लॉ लाना पड़ा। अब देखिए आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्वेशन है रिलेशन Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब जो हमने हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर लास्ट वीडियो में देखा, हीट पंप या एयर कंडीशनर, वो सब साइक्लिक प्रोसेस है। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो डेल्टा U होता है वो 0 हो जाता है तो Q इज इक्वल टू W हो जाता है कि नहीं। अब Q इज इक्वल टू W का मतलब ये हुआ कि वो थर्मोडायनामिक में प्रोसेस में हीट और वर्क एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो हीट सप्लाई किया वर्क डन हो गया और जो वर्क किया उससे हीट जनरेट हो गया। मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम, जैसे मैंने बोला हीट सप्लाई तो मैकेनिकल वर्क हुआ और मैकेनिकल वर्क से आपने हीट रिलीज किया जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है। अब रेफ्रिजरेटर तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिमिटेशन ड्रॉबैक वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जब हम लोग हीट इंजन की बात करते हैं, हीट इंजन की जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में किया था, तो हीट इंजन में क्या होता है, हीट इज टेकन फ्रॉम अ हॉट सोर्स। हॉट सोर्स से आपने हीट लिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हॉट रेजर्वायर है, वहां से हमने हीट लिया। अब वो हीट जो है वर्क डन में यूज हो रहा है। अब ये रिलेशन क्या बताता है कि जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है वो पूरा का पूरा उससे वर्क डन हुआ है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब इसके रिलेशन के हिसाब से तो हमारा एनर्जी फ्लो डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ और पूरा का पूरा हीट यहाँ पे यूज हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी 100% है। पूरा का पूरा हीट लेके उसने यूज कर लिया, वर्क बड़ा अच्छा इंजन है। ये तो आइडियल इंजन है, ये ऐसा प्रैक्टिकल हीट इंजन नहीं हो सकता। तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये वो चीज नहीं बता रहा है। ये वो चीज नहीं बता रहा है कि पूरा का पूरा हीट वर्क डन में यूज नहीं होता। बहुत सारा हीट वेस्ट भी जाता है, सिंक में जाता है और कोल्ड रिजर्वायर में जाता है, एग्जॉस्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। ये चीज ये नहीं बताता। इस लिमिटेशन को, इस कमी को ओवरकम करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, ये जो हीट इंजन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है बराबर से, तो उसके हिसाब से एक लॉ है जिसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे रेफ्रिजरेटर को भी ये ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, तो उसके हिसाब से वापस सेकेंड लॉ का एक दूसरा फॉर्म भी है। तो पहला फॉर्म जो है वो इंजन के हिसाब से, तो उसको इंजन लॉ बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म जो है रेफ्रिजरेटर के लिए है, तो उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर लॉ बोलते हैं। लेकिन दोनों ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो मैं पहले आपको पहला वाला से एक्सप्लेन करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू हीट इंजन। वापस बता रहा हूं कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U 0 होता है तो Q जो होता है दैट इज इक्वल W। मतलब जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो पूरा वर्क डन हो रहा है, जो कि गलत है क्योंकि साइलेंट है, ये बता नहीं रहा है कि पूरा वर्क डन नहीं होता। थोड़ा काफी हीट तो वेस्ट में चला जाता है, सिंक में, ये चीज नहीं बता रहा है। इसके हिसाब से तो डायग्राम ऐसा होना चाहिए, लेकिन डायग्राम ऐसा है ही नहीं एक्चुअली। प्रैक्टिकली ये तो ऐसा डायग्राम नहीं है, तो परफेक्ट हीट इंजन होगा तो ये डायग्राम होगा।
एक्चुअल डायग्राम कैसा है? एक्चुअल डायग्राम ऐसा है। कैसा? हीट जो एब्जॉर्ब हो रहा है हॉट रिजर्वॉयर से, वो पार्ट ऑफ द हीट वर्क करने का हो रहा है और रिमेनिंग पार्ट वेस्ट में जा रहा है, कोल्ड रिजर्वॉयर में जा रहा है। मैंने आपको सिखाया लास्ट टाइम, लास्ट वीडियो में देख लीजिए हीट इंजन में। तो ये चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। इसका नाम है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया है इसलिए उनके नाम पे है। और हीट इंजन के लिए इसलिए इसका नाम इंजन लॉ है, मतलब 4 नाम है। अब मैंने 4 नाम इसलिए लिखा है कि एग्जाम में किस नाम से आपको डिफाइन करने को बोले तो आपको मालूम होना चाहिए। स्टेटमेंट पढ़ता हूं। इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट QH फ्रॉम अ हॉट रिजर्वॉयर। इट इज इम्पॉसिबल है कि आप QH हॉट रिजर्वॉयर से हीट एक्सट्रैक्ट करें एंड यूज इट ऑल टू डू वर्क। पूरा का पूरा लेके आप पूरा वर्क नहीं कर सकते। मतलब आप जो भी हीट एब्जॉर्ब करें, इट इज नॉट पॉसिबल कि पूरा का पूरा उससे वर्क हो जाए। सम अमाउंट ऑफ हीट QC मस्ट बी एग्जॉस्टेड, निकलना चाहिए बाहर टू द कोल्ड रिजर्वॉयर। दिस प्रोहिबिट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट हीट इंजन। ये इस वजह से परफेक्ट हीट इंजन नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ का हीट इंजन के लिए, उसको सेकेंड लॉ करेक्ट करता है। उस ड्रॉबैक को, वो जो चीज छुप, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो चीज बता, जो चीज छुप चुकी है, बता नहीं पा रहा है वो चीज, उसको यहाँ पे ओपन किया गया है कि भाई पूरा का पूरा हीट वर्क डन में नहीं यूज हो रहा है, पार्ट ऑफ द हीट चला जाता है वेस्ट में। तो एफिशिएंसी 100% किसी इंजन की नहीं हो सकती। एक क्लियरली बताया हीट इंजन की एफिशिएंसी। याद करिए, हम लोग लास्ट टाइम फॉर्मूला में दिया था, अगर आपको याद हो तो याद उसमें कैसा था? इट वाज वर्क डन अपॉन QH। कितना वर्क डन होता है अपॉन कितना हीट एब्जॉर्ब हो, इसके हिसाब से एफिशिएंसी थी। तो ये हमारा एफिशिएंसी का था। तो ये हो गया हमारा एक स्टेटमेंट विच इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब रिजर्वॉयर पे आ जाइए। अब रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर का क्या था, मैंने जो आपको लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, याद नहीं हो तो। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि कूलिंग, अंदर का जो ठंडा है एनवायरनमेंट, वहां से आप हीट निकाल रहे हैं। मतलब एक कोल्ड रिजर्वॉयर से आप हीट निकाल रहे हैं, एक कोल्ड रिजर्वॉयर यहां से हीट निकाल रहे हैं और बाहर एटमॉस्फेयर जो कि गर्म है वहां पे रिलीज कर रहे हैं। मतलब हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर टू अ हायर टेम्परेचर। अब इसके बारे में फर्स्ट लॉ चुप है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम अ हायर लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ डिफाइन नहीं करता है कि हीट का फ्लो जो है उसका डायरेक्शन क्या है, इसके बारे में चुप है वो लॉ। इट इज नॉट स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। और ये भी नहीं बताता है कि अगर रिवर्स में होगा तो उसके लिए फिर क्या कंडीशन होना चाहिए। ये सब चीज फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन, क्योंकि ये नहीं पॉसिबल है। कोल्ड से हॉट में हीट अपने आप फ्लो नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वो है लॉ बता रहा है, हमने देखा भी था रेफ्रिजरेटर में। लेकिन मेरा कहना है कि उस समय साइंटिस्ट लोग ने बोला कि हमारा फर्स्ट लॉ चुप है इसके बारे में। तो इस चीज के लिए हमको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिससे लोग कंफ्यूज ना हो। स्टेटमेंट किसने दिया था? स्टेटमेंट वाज गिवन बाय क्लॉसियस। इसको रेफ्रिजरेटर लॉ या रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या है स्टेटमेंट? It is not possible for heat to flow from a colder region to a warmer body without any work being done to accomplish this flow। मतलब वर्क डन करना पड़ेगा, ये चीज नहीं बता रहा है। यहाँ बता रहा है कि अगर आपको हीट कोल्ड से हॉट में, तो हमने बताया था कॉम्प्रेसर लगता है आपके रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, हीट पंप में, सब में कॉम्प्रेसर लगता है जो कि वर्क करेगा, उसको रिलीज करेगा, उसको पुश करेगा। कोल्डर से हायर में पुश करने के लिए अपने आप वो चीज नहीं होती है। हीट ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली कोल्ड से हॉट में नहीं जाता, स्पॉन्टेनियसली वो हॉट से कोल्ड में जाता है, कोल्ड से हॉट में नहीं जाता। अगर आप चाहते हैं कि वो कोल्ड से हॉट में जाए तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। वो चीज के बारे में चुप है, इसीलिए स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। क्या बोल रहा है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ वार्मर बॉडी विदाउट एनी वर्क having been done to accomplish this। मतलब वर्क तो आपको करना पड़ेगा, तभी ये प्रोसेस हो सकता है, अपने आप तो स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। तो ये इसके ड्रॉबैक को इसने ज्यादा क्लियर किया, क्लैरिटी है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, जो हमारा हीट इंजन काम करता है, जो हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है,
उसको वर्किंग को ज़्यादा क्लैरिटी दी गई है, जो कि फर्स्ट लॉ में मिसिंग है। फर्स्ट लॉ में जो मिसिंग चीज़ है उसको ज़्यादा क्लैरिटी कौन देता है? सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ याद रखिएगा, सेकेंड लॉ है तो आपको दो लिखना पड़ेगा, एक आपका इंजन लॉ है और दूसरा आपका रेफ्रिजरेटर लॉ है। इंजन लॉ को हम लोग बोलते हैं केल्विन प्लैंक और रेफ्रिजरेटर लॉ को बोलते हैं क्लॉसियस-स्टील। सो दिस इज अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसके बाद मैं आपके सामने ला रहा हूं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल का हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ कि एक इंसान, एक साइंटिस्ट था, इंजीनियर बोल सकते, फ्रेंच साइंटिस्ट इंजीनियर, जो जब ये प्रोसेस हीट इंजन और सब लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया तो वो चाहता था कि ये ऐसा कोई इंजन बने कि उसकी एफिशिएंसी एकदम 100% हो जाए, मतलब इस तरह से, मतलब कुछ हीट लॉस ही ना हो, पूरा का पूरा हीट वर्क डन में यूज हो जाए। तो उसने एक हाइपोथेटिकल एक दिया इंजन का डायग्राम और कैसा वर्क करना चाहिए, लेकिन बात वही है, आइडियल चीज यूनिवर्स में नहीं होती। फिर भी उसके एक्सप्लेनेशन से साइंटिस्ट लोगों ने वर्क करना शुरू किया और काफ़ी क्लोज बनाते, लेबोरेटरी में उन लोग सक्सेसफुल हुए ऐसा इंजन बनाने में जिसमें एफिशिएंसी 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक क्लोज टू दैट। तो इसीलिए हम लोग वो कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं, विच इज़ फॉर बोथ, इंजन के लिए भी है एंड इट इज ऑल्सो फॉर रेफ्रिजरेटर। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट पीवी डायग्राम भी है उसका, वो भी देखते हैं। सो आई हैव इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया हुआ इधर, विच इज कार्नोट साइकिल। जैसे कि मैंने आपको बोला, एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच इंजीनियर साडी कार्नोट, 1824 की बात है। उसने सोचा कि क्यों ना हमको ऐसा इंजन बनाए जो हीट एब्जॉर्ब करे तो पूरा का पूरा वर्क डन करे, मतलब 100% एफिशिएंसी। अब उसके लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए? वो जो प्रोसेस होना चाहिए ना, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, वो रिवर्सिबल होना चाहिए। अब रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने आपको सिखाया, फिर भी अभी यहाँ पे वापस इसका नाम उठाए तो मैं आपको बता देता हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एट एनी स्टेज, किसी स्टेज पे भी अगर आप वापस आना चाहें तो सेम पाथ पे वापस आना चाहिए। ग्राफ याद करिए रिवर्सिबल का, पीवी डायग्राम, जिस स्टेज में जाता है वापस उसी लाइन पे पाथ में वापस आता है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर स्टेज पर पाथ फॉलो करता है तो रिवर्स में वही पाथ में आना चाहिए, तभी उसको रिवर्सिबल बोलेंगे। उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशनल ये है कि बहुत स्लो होना चाहिए प्रोसेस, इनफाइनाइटेसिमली स्लो, बहुत स्लो। दूसरा हर एक स्टेप पे धीरे धीरे प्रोसेस होना चाहिए और हर स्टेज पे वो जो सिस्टम है वो एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट, मतलब धीरे धीरे होना भी चाहिए प्रोसेस और हर समय एनवायरनमेंट के साथ उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन होना चाहिए सिस्टम का, तब वो सही मायने में रिवर्सिबल माना जाएगा। तो कार्नोट को पता था कि हम लोग अगर चाहते हैं कि एफिशिएंसी 100, वो तो 100 चाहता था, जो कि हाइपोथेटिकल है। अब हम लोग इसको बोलते हैं कि ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, हाइपोथेटिकल है, हाँ इमेजिन कर सकते हैं। तो उसने इमेजिन किया कि अगर मेरे को चाहिए कि एफिशिएंसी 100% हो तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मेरा प्रोसेस रिवर्सिबल, क्योंकि अभी तक जो भी हम पढ़ते सब इरिवर्सिबल वाले थे। इरिवर्सिबल मतलब एक ही डायरेक्शन, रिवर्स नहीं होता है वो सब। अब वो चाहता था एफिशिएंसी बढ़ाओ मेरे इंजन की, तो रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल में स्लो होना चाहिए, हर स्टेप पे वापस आ सके ऐसा होना चाहिए, हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए सिस्टम विद द एनवायरनमेंट। तो उसने एक प्रपोजल दिया कि अगर हम लोग इस तरीके से अगर हम लोग कर सकें हमारे हीट इंजन का वर्किंग तो 100% एफिशिएंसी हो जाएगी, जो कि मैंने बोला पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो वो एक्सप्लेन कर रहा है ग्राफिकली वो सही है। मतलब इस तरीके से अगर आप करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस आपके हीट इंजन का तो आपकी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, लेकिन वापस मैं बोलता हूँ पॉसिबल नहीं है। फिर भी हाइपोथेटिकल है, लेट्स अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है। तो उसका क्या कहना है? उसका ये कहना है कि देखिए टीसी है। अब देखिए अगर आपको याद हो तो
ये आपका हॉट रिजर्वॉयर है, हॉट रिजर्वॉयर, QH इसका टेम्परेचर TH है। तो याद करिए यहाँ से आपका वर्क डन होता है ना, ये वर्क डन है, और यहाँ से आपका QH है, और यहाँ आपका कोल्ड रिजर्वॉयर है। यहाँ पे आपका QC टेम्परेचर, दिस इज कोल्ड रिजर्वॉयर, टेम्परेचर TC। अब वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जब आपका वर्किंग सब्सटेंस, अब याद करिए ऑटोमोबाइल इंजन में हमारा वर्किंग सब्सटेंस वो फ्यूल था, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन। वो जो वर्किंग सब्सटेंस है, वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका वो पूरे प्रोसेस में, अब ये देखिए A से B तक हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए। याद करिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, बताया था, आप उसको आप वापस देखना तो देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब ही होता रहता है। अब वो उसने कहा है कार्नोट ने, जिस समय हीट एब्जॉर्ब हो रहा है ना, उस समय उस वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली TH ही रहना चाहिए। तो जो QH हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उसका उसका टेम्परेचर कांस्टेंट फिक्स रहना चाहिए। TH मतलब आइसोथर्मल एक्सपांशन, टेम्परेचर शुड नॉट चेंज, जो नहीं होता एक्चुअली तो नहीं होता टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन उसने क्या कहा, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए जब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और टोटल कांस्टेंट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो इसका हॉट रिजर्व का टेम्परेचर वही रहना चाहिए वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर। तो जिस समय हीट एब्जॉर्ब हो रही है A से B तक, तब तक आइसोथर्मल एक्सपांशन होना चाहिए। अच्छा, ये सब जो ब्रैकेट्स में लिखा है वो ये V1 P1 V2 P2 V3 P3, दैट यू कैन अंडरस्टैंड वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है। फिर इसने क्या बोला, यहाँ पे B के पहुंचने के बाद उसने क्या बोला, अच्छा आपने हीट एब्जॉर्ब कर लिया, अब हम लोग को याद है ना वो वर्क डन होता है, पिस्टन पुश करता है तो क्रैंक शाफ्ट से व्हील आगे बढ़ता है। उसने बोला जब वर्क डन होना चाहिए ना, तो उस समय एडियाबैटिक एक्सपांशन होना चाहिए। अभी एडियाबैटिक मतलब सिस्टम में एनर्जी मतलब हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, हीट शुड बी रिमेनिंग कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन से वर्क शुड बी डन बाय द सिस्टम, दैट इज फ्रॉम B to C, ये उसने बोला था। अब ये हो गया। अब जब C to D में आ रहा है, मतलब इस स्टेज में क्या हो रहा है कि ये हीट यहाँ से निकालने, जो बच गई हीट, ये तो वर्क डन हो गया, ये स्टेज में वर्क डन हुआ है भाई, दिस इज एडियाबैटिक एक्सपांशन इस जगह पे। अब जो हीट बच गया है वो सिंक किया, वो एग्जॉस्ट में जाने वाला है। तो उसने बोला कि देखिए सिंक का टेम्परेचर TC है, तो थ्रू आउट दिस प्रोसेस, पूरे इस प्रोसेस में आपका जो वर्किंग सब्सटेंस जो रिलीज हो रहा है टेम्परेचर TC, उसका कंटिन्यूअसली टेम्परेचर थ्रू आउट दिस प्रोसेस शुड रिमेन कांस्टेंट TC, कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर रहना चाहिए। मतलब ये वापस आइसोथर्मल, लेकिन ये कंप्रेशन हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। एक बार आपने रिलीज कर दिया सब हीट एग्जॉस्ट में, अब जब आप वापस जा रहे हैं ओरिजिनल स्टेट में जब जा रहे हैं, दैट इज D to A, दैट शुड बी एडियाबैटिक कंप्रेशन। मतलब यहाँ पे वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेस किया जाएगा एंड विल कम बैक टू योर ओरिजिनल स्टेट। उस समय जो प्रोसेस होना चाहिए वो एडियाबैटिक कंप्रेशन होना चाहिए। इस समय वर्क डन हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये जाके पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। और अगर हम ये प्रोसेस फॉलो कर सके, जो कि वापस टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई प्रैक्टिकली पॉसिबल, अगर ये कर सकेंगे तो इंजन की एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। अब याद करिए आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला, इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन QH। फिर वर्क डन फॉर्मूला लिखा था QH माइनस QC अपॉन QH, है ना, ऐसा मॉडुलस में लिखा था, याद करिए। फिर इसको आप डिवाइड कर दीजिए, QH अपॉन QH 1 माइनस QC अपॉन QH। अब इसको इसने बोला यू कैन राइट TC अपॉन TD, इस जगह पे आप लिख सकते हैं कार्नोट में। क्यों? क्योंकि आप मेंटेन कर रहे हैं ना, आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे। ये चीज आप टेम्परेचर में, आप लास्ट वाले वीडियो में हीट इंजन में आपने जो एफिशिएंसी लिखा था वो हीट में लिखा था, आपने टेम्परेचर में नहीं लिखा था, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ कांस्टेंट नहीं था। हमारा जो प्रैक्टिकल हीट इंजन है वहाँ पे आइसोथर्मल नहीं है, लेकिन कार्नोट के हीट इंजन में ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो QC की जगह आप TC लिख सकते हैं, और QH की जगह पे TH लिख सकते हैं। सो 1 माइनस TC अपॉन TH लिख सकते हैं। अगर ये करेंगे तो यू कैन गेट 100% एफिशिएंसी। अच्छा, रेफ्रिजरेटर के लिए क्या बोला उसने बोला उल्टा कर दो। उसने बोला रेफ्रिजरेटर उल्टा है ना, कोल्ड टू वार्म है ना, तो आप रिवर्स मार दो। आप अगर रिवर्स मारोगे तो आपको रेफ्रिजरेटर का डायग्राम मिल जाएगा साइकिल का। सेम चीज, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, मतलब 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबैटिक होना चाहिए, उसका कहना था वेरी क्लियरली।
ये होगा तो यार, और उसके हिसाब से फिर रेफ्रिजरेटर का उसने क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के याद करिए फॉर्मूला था, है कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला क्या था, इट वाज QC/W, है ना? तो QC/QH माइनस QC, तो इसको डिवाइड करो बाय QH, QC/QH अपॉन QH/QH माइनस QC/QH। और टेम्परेचर आप फिक्स चेंज नहीं कर, आपको फिक्स रखना है, तो यू कैन राइट, अच्छा पहले हम लोग QH कट भी कर सकते हैं, तो चलो TC/TH अपॉन 1 माइनस TC/TH, क्रॉस मल्टीप्लाई, TH कट जाएगा, एलसीएम लेके TH माइनस TC। ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कार्नोट रेफ्रिजरेटर, दिस फॉर कार्नोट रेफ्रिजरेटर एंड दिस फॉर कार्नोट हीट, दिस इज नॉट फॉर प्रैक्टिकल। ये कार्नोट का सम होगा तो ही आप टेम्परेचर में लिख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लिख सकते। कि कार्नोट ने आइसोथर्मल लिया था ना, आइसोथर्मल मतलब आप हीट की जगह टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है वो पूरे प्रोसेस में, उस पूरे पाथ पे, तो कार्नोट में लिख सकते हैं, नॉट फॉर नॉर्मल इंजन्स। सो इस बेस पे कार्नोट ने जो एक हाइपोथेटिकल दिया था वो परफेक्टली करेक्ट है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं और साइंटिस्ट लोग सब लोग ट्राई करते हैं किस तरीके से हम जो नया इंजन बनाए वो कोशिश करें कि कार्नोट जैसा एफिशिएंसी दे। तो हर साल रिसर्च होता है और इम्प्रूवमेंट होता है इंजन्स में, इससे कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्नोट साइकिल एंड इट्स इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको समझ में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंट्रेंस है एज वेल एज मेरे ख्याल से बोर्ड एग्जाम में भी आना चाहिए, क्योंकि पूछा नहीं है डिटेल में, अभी शायद इस साल पूछ ले। तो ये है, इस पे एक आध सम भी है, बड़ा इजी और डायरेक्ट सम है, मैं कर देता हूँ क्योंकि सम तो काफ़ी इजी है। सो लेट्स सी दोस टू सम्स। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने 2 सम लिखा है, दोनों आपके टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व्ड है, टेक्स्ट बुक लेसन के पीछे। देख लेते पहला वाला, एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 75%, मतलब ईटा दिया हुआ है 75%, मतलब 0.75। द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वॉयर मतलब TH 727 डिग्री C, दैट इज 727 प्लस 273 100 केल्विन, सॉरी 1000 केल्विन। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वॉयर मतलब TC पूछा, अभी मैंने आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला दिया था 1 माइनस TC/TH, एफिशिएंसी है 0.75 इक्वल 1 माइनस TC/1000। अब इसको यहाँ ले आइए, TC/1000 इक्वल 1 माइनस 0.75 व्हिच इज 0.25, 1000 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, TC इज इक्वल टू 250 डिग्री C, है कि नहीं? अब चाहिए सपोज, सॉरी केल्विन में, अगर आपको डिग्री C में चाहिए तो आपको 250 को माइनस 273 करना पड़ेगा, तो माइनस 23 डिग्री C, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों चलता है। अभी उन्होंने टेम्परेचर डिग्री C में दिया तो कन्वर्ट करके लिख देने का, नहीं तो ये रॉन्ग नहीं है, 250 केल्विन इजी। ये इंजन का भी एक रेफ्रिजरेटर का सब देख लेंगे। कार्नोट रेफ्रिजरेटर का कोल्ड टेम्परेचर है 250 केल्विन और हाई टेम्परेचर है 300 केल्विन। बोला कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब K का फॉर्मूला है TC/TH माइनस TC, TC है 300, सॉरी 250, TH है 300 माइनस 250/50, ऐसा सम है। एग्जाम में आएगा तो स्कोरिंग है, MCQ में और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो जाता है। एक स्टर्लिंग साइकिल है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई एम नॉट डूइंग इट, आप रीड करके समझ सकते हैं। उसमें भी उन लोगों ने ऐसे ही साइकिल बनाया हुआ है, वहाँ पे आइसोकोरिक लिया हुआ है और आइसोथर्मल, तो ऐसा और साइकिल है, मतलब वो इतना कुछ है नहीं, मेन कार्नोट ही आपको अगर पूछेंगे तो एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर कंप्लीट किया मैंने, सब कुछ डिटेल में किया अलॉन्ग विद द सम्स। आई होप आपको ये चैप्टर इजी लगा होगा। कई लोग को चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अगर आप मेरे सब वीडियो थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे, मैंने काफ़ी सिस्टमैटिकली हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है और सिस्टमैटिकली किया है, मतलब एक टॉपिक को बराबर से लेकर लिंक किया हुआ है। टेक्स्ट में बराबर से लिंक नहीं हुआ है, तो लोगों को जब पढ़ते हैं तो ज़रा डिफिकल्ट लगता है। तो अगर आप पूरा कंटिन्यूसली सब वीडियो देखेंगे थर्मो का, तो आपको एक पूरा लिंक मिलेगा और समझने में आसानी हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है।
और चैप्टर भी खत्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ऑसिलेशंस हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज जैसे कि मैंने बोला है कि कभी कभी मैं आपको कुछ मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहूँगा, जैसा मुझे लगे, तो आज मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूँगा। ये एक हाथी की कहानी है। एक हाथी था जहाँ पे उसके माहौल रहते हैं जो उसको हाथी को लेके जाते हैं सर्कस में। तो सर्कस एक हाथी था, वहाँ पे एक आदमी ने देखा कि एक हाथी को रस्सी से बांधा था उसके पैर को, और वो रस्सी से बहुत ढीला बांधा था, ऐसा बांधा हुआ था, और हाथी वहीं खड़ा था, मतलब हिल नहीं रहा था। तो वो आदमी ने वो जो हाथी संभालने वाला है, जिसको माहौल बोलते हैं, उससे बोला यार ये हाथी के पास इतनी ताकत है, ये चाहे तो इसको तोड़ के निकल सकता है, तो जाता क्यों नहीं ये, क्यों ये बंधा हुआ रस्सी से। तो आंसर माहौल ने क्या दिया, माहौल ने बोला कि जब ये छोटा बच्चा था ना, तब से हम लोग इसको रस्सी से बांध रहे हैं। अब जब ये छोटा था तब इसके पास इतनी ताकत नहीं थी, तो ये निकल नहीं पाता, तो कोशिश करने के बाद फिर धीरे धीरे इसकी आदत पड़ गई उस चीज़ की। तो अब उसके पास ताकत है, फिर भी उसके दिमाग में अभी तक वही बचपन का आदत लगा हुआ है, बात दिमाग में बैठ गई है कि वो रस्सी नहीं तोड़ सकता, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करता। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों बोली, हम में से बहुत लोग हैं जिनके दिमाग में ये शायद डाला गया है बचपन से, या कभी भी फैमिली द्वारा, बच्चे फ्रेंड्स द्वारा और लोगों द्वारा, कि भाई तू नहीं कर सकता, ये तेरे लिए डिफ़िकल्ट है। वो चीज़ जब दिमाग में घुस के बैठ जाती है तो हम सोचते हैं हमसे नहीं, हम वो हाथी हो जाते हैं। हमारे पास है पोटेंशियल, हम वो तोड़ सकते हैं जंजीर, हम वो दिमाग में से अपना वो चीज़ निकाल सकते हैं कि हर एक में एक पोटेंशियल है, आप में भी वो पोटेंशियल है। आपको अपने पोटेंशियल को पहचानना पड़ेगा। वो हाथी तो नहीं पहचान पाए अपनी ताकत, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा। जिस दिन आप पहचान जाएंगे अपनी ताकत, अपनी पोटेंशियल, तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दिस इज़ द मॉरल ऑफ टुडे स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, और आज का ये जो वीडियो एंड इन ऑल पूरा थर्मोडायनामिक्स आपको इजी लगा होगा। मेरी कोशिश थी इसको इजी बनाने की। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।